नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और साल 2022 खत्म होने को है, लेकिन ये साल रबर के लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि रबर का भाव 2 सालों के निचले स्तरों तक लुढ़का है। क्या है कारण, क्यों गिरे भाव और 2023 में रबर की क्या दिशा रह सकती है, ये सभी बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, chartandtrade.com के विकास बगाड़िया, ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश केजरीवाल और बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के पार्टनर केतन जोशी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर केजरीवाल, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, और इस साल की शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन उसके बाद हमने मुनाफा वसूली अच्छी खासी आते हुए देखी। ऑफ कोर्स पीक टैपिंग सीजन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हमने आवक अच्छी खासी आते हुए देखी है और मांग सामने चीन से इतनी बेहतर नहीं रही और उसका असर प्राइसेस में देखने को मिला है। अब जहाँ पर जो स्थिति है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस आगे जाते हुए? मिस्टर केजरीवाल, क्या लगता है आपको, कहाँ जा सकते हैं रबर के प्राइसेस यहाँ से? रबर के प्राइसेस थोड़े डाउनवर्ड ट्रेंड ही है, मगर और नीचे अब जाने की उम्मीद नहीं है। इसी रेंज में रहेगा ये और मार्च तक ऐसे ही चलेगा। मार्च के बाद प्राइसेस थोड़े बढ़ने की उम्मीद है। तो फिर क्या रेंज रह सकती है एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइसेस में? 150 के आसपास रहेगा ये प्राइस। मिस्टर केजरीवाल, मांग कहां से आता हुआ देखते हैं आप, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स में से हमने देखा कि ऑटोमोबाइल की मांग तो बढ़ी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें 2021 के साथ, तो इस साल किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली, स्पेशली टायर कंपनी से? इंडिया की डिमांड अच्छी है। चाइना में डिमांड काफी वीक थी, वहां कोविड से अफेक्टेड थे। अब चाइना धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो इसलिए वहां पर, क्योंकि चाइना 43% रबर कंज्यूम करता है वर्ल्ड प्रोडक्शन का जी, तो जैसे जैसे चाइना में डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइसेस फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को 3 महीना कम से कम लगेगा। ऑल राइट। केतन जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को, क्योंकि जैसे मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि 150 के आसपास के स्तर यहाँ पर होल्ड करने चाहिए, आपका क्या व्यू है, क्या रेंज रह सकती है आने वाले कुछ समय में? अभी फिलहाल तो 135 की रेंज में है एंड एज राइटली टोल्ड बाय मिस्टर केजरीवाल, फरवरी मार्च के पहले कोई उम्मीद नहीं है कि प्राइसेस ऊपर जाए एंड इफ इट ऑल इट गोज अप इट मे टच 150 एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल प्राइसेस एंड स्पेशली इफ चाइना इज ओपनिंग अप because COVID cases are very, very large in numbers in China. So how far they are able to open up and how will the industry take it, that has to be seen. ओके और इस साल अब तक जैसे आपने कहा 135 तक के स्तर हैं, 8 से 15% की गिरावट है वेरियस एक्सचेंजेस में। अगर हम रबर के प्राइसेस देखें तो आप कहेंगे एक बॉटम यहाँ पर करीब है, केतन जी? हाँ जी, ये these are the lowest possible rates because now the farmers have started stocking. They say if it is below these prices, we do not wish to sell. So I don't think that it may go below these levels, and they are unremunerative. So इससे नीचे तो नहीं नजर आ रहा है। केतन जी, यहाँ पर बीच में बातचीत ये भी चल रही थी कि शायद इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कट करनी चाहिए, बाहर का जो रबर है वो यहाँ से और भी सस्ता है, वो चीज़ें आपको होती हुई लगती हैं? नहीं, government will not do that, I think, because we are party to many free trade agreements. So I don't think the government will intervene in this matter. मिस्टर केजरीवाल, आगे जाते हुए, क्योंकि बजट भी यहाँ पर 1 महीना ही दूर है, 1 फरवरी को वो भी यहाँ पर पेश होना है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एज अ रबर इंडस्ट्री वहां से? नेचुरल रबर को लेके तो कोई खास चेंजेस नहीं आएंगी, मगर बाकी और पॉलिसीज में, इंपोर्ट पॉलिसीज में, एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटीज वगैरह में कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है। हमारे एसोसिएशन के तरफ हमने रिकमेंडेशन भी दिया है, तो देखें कहां तक वो एक्सेप्ट करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सम चेंजेस इन इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी में कम। इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे आपने कहा मिस्टर केजरीवाल, चाइना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जिस तरह से टायर एक्सपोर्ट्स इंडिया से हमने नंबर्स आते हुए देखे हैं वो यहाँ पर ठीक ठाक रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उसे? फ्यूचर एक्सपोर्ट का अच्छा है रबर प्रोडक्ट्स का, बिकॉज चाइना में प्रोडक्शन अभी भी अफेक्टेड है और अराउंड द वर्ल्ड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स। इंडिया से साल दर साल कुछ ना कुछ बेटर परसेंटेज ही देखने को मिलेगा।
और मिस्टर केजरीवाल, जो बाकी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे, वहां पर किस तरह के नंबर्स फिलहाल हम देख रहे हैं सप्लाईज की तरफ से? और अगर हम सीजन की बात करें तो किस तरह की सप्लाई और डिमांड नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? अभी तो ये रबर का पीक सीजन है प्रोडक्शन का, बिकॉज ड्राई सीजन है। मानसून के बाद प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो अभी ये प्रोडक्शन अच्छा ही रहेगा। वो भी एक रीजन है कि प्राइसेस थोड़े डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो प्रोडक्शन का फिगर तो अच्छा ही रहेगा। जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके पास भी। कुछ नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर केजरीवाल, क्या एक बैलेंस बैठता हुआ देखते हैं और उनका प्राइसेस के साथ कैसे तालमेल रहेगा? फॉरेन मार्केट में तो प्राइसेस थोड़े और कम है, तो ये प्राइसेस अभी 2-3 महीना तो इसी पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद कुछ चेंजिंग एक्सपेक्टेड है आफ्टर इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। केतन जी, आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन फिलहाल है, कैरी फॉरवर्ड आगे से अगर कुछ नंबर्स हमारे साथ शेयर कर सकें? Totally depends on China, and China is not going to open up so fast because of their severe COVID conditions. So I don't foresee any change in the prices till March, and whatever change happens, it has to be monitored after March. ओवरऑल रबर एज एन इंडस्ट्री, केतन जी, कैसे आप ग्रोथ होती हुई देखते हैं यहाँ पर पिछले कई सालों में? क्योंकि जिस तरह के नंबर्स के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा परसेंटेज गेन ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर लिखता हुआ नहीं नजर आया। ऑफ कोर्स एक वेंजेंस बाइंग हमने यहाँ पर जरूर आते हुए देखी थी 2021 में, फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट हाफ में। उसके बाद एक स्लगिश माहौल ही यहाँ पर रहा है। तो एज एन इंडस्ट्री कैसे खड़े हैं हम? आने वाला एक साल किस तरह से देखेंगे आप? The future looks very bright because India is now developing into a good manufacturing hub, and the government is fully supportive of this Atmanirbhar Bharat. So definitely we are looking at good reason for the industry to grow, and thanks to lower raw material prices, they will have definitely good benefits in the price factor. एज ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 साल के लोज पे भाव हैं, क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा नहीं है, अराइवल्स बाजार में अच्छे खासे हैं और फरवरी तक यहाँ पर पीक अराइवल रहती ही है। लेकिन जैसे आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर हुई मिस्टर केजरीवाल, बात ये भी हो रही है कि कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स रादर यहाँ पर रबर में लगाने की ज़रूरत है। उन स्टेटमेंट्स को आप कैसे व्यू करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल तो थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, कि कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज हमारी क्वालिटी ऑफ रबर का अभी भी उस मार्क में अभी तक थोड़ा पीछे ही है। स्पेशली त्रिपुरा में रबर की जो क्वालिटी बनती है उसका क्वालिटी और इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट वगैरह रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आने वाले दिन में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको चाहिए कि क्वालिटी को और ध्यान दे, जिससे कि वर्ल्ड क्लास रबर जो वर्ल्ड बाहर मलेशिया में वगैरह में जो रबर मिलता है उसकी क्वालिटी डेफिनेटली बेटर रहती है। इसलिए टायर इंडस्ट्रीज जो है वहां से इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। केरला में जिस तरह से आपने खबर आते हुए देखी थी मिस्टर केजरीवाल की, यहाँ पर सरकार ने खुद ही, स्टेट गवर्नमेंट ने दैट इज, ये मांगा है कि रबर प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। नेचुरल रबर ही नहीं, सिंथेटिक रबर के भावों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा फरवरी मार्च से पहले प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, तो अगला 1 महीना इंडस्ट्री कैसे देख रही है फिर भाव? इंडस्ट्री के लिए तो बेनिफिट है, अगर लोअर प्राइसेस रहेंगी तो उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम लगेगा। Whereas जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अभी करीब करीब उसी रेट में बिक रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए बेटर पोजीशन है कि प्राइसेस अगर लो रहते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बेटर रहता है। ऑलराइट, 135-137 के आसपास के भाव, जैसे मैंने कहा 8% की गिरावट इस बार देखने को मिली है। टायर सेक्टर से ऑफटेक यहाँ पर कम रहा है, पीक टैपिंग सीजन यहाँ पर है। पैंडेमिक खत्म हुआ था तो अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी थी, लेकिन उसके बाद लगातार मुनाफा वसूली। केतन जी, आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा 135 का एक हम लो यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे, 150 तक के हाईज की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं फरवरी के महीने तक। यहाँ पर कितनी मांग, कैसी मांग, कितना इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार यहाँ पर? Imports तो काफी आने हैं because our production is only 6.5 lakh tons, which was actually 10 lakh tons. Because it was unremunerative, farmer ने यहाँ बनाना बंद कर दिया था जी। So that is why imports only can supplement this, and it is more than 5 lakh tons that we are importing. And that material is of much better quality than what we are producing here in India.
and the imports are basically more of the what you call standard Malaysian rubber hai, standard Vietnamese rubber hai, SVR grades and SMR grades, which are the largest quantities which are coming into India. Sheet के लिए तो of course very small percentage is imported and rest all is taken on from our own country. जी Quality control in that sheet market is very important because we are not so good in maintaining quality standards, because there is no grading which is available. International monitoring nahi ho sakti except for visual grading in the sheet. So that has to be taken care of by the rubber board and ensure that the quality is up to the mark. ऑलराइट, रबर बोर्ड की क्योंकि आपने बात की ही है और अगर उनके टारगेट्स देखें तो उनका ये मानना है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2022-23 यहाँ पर 10% का इजाफा हम प्रोडक्शन में आता हुआ देख सकते हैं। पिछले साल हमने 8% का इजाफा कंजम्पशन में आता हुआ देखा था। कंजम्पशन ऑफ कोर्स इस बार थोड़ी सी स्लो है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने की इस बार उम्मीद है। आपने वो नंबर्स भी बताए ऑन द हायर साइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एक फाइनल कॉमेंट आप दोनों से ही लेना चाहेंगे। आपने कहा, केतन जी आपसे पहले जानना चाहूँगी, 135 आपने कहा बॉटम बन चुका है, 150 के ऊपर किस तरह आपको नहीं नजर आते अंटिल फेब मार्च अप्रैल तक। आप क्या यही रेंज में हम कारोबार करेंगे? Yes, definitely. 135 is the lowest and maximum if it goes up, it may touch 150 till March. उसके बाद we'll have to again reconsider because then it will be, we are heading towards the off season where production will be not there for another 30 to 45 days because of natural phenomena of leaf fall and all that in the market. So that also has to be considered when we consider the prices at in March. ओके यानी कि एज ऑफ नाउ विजिबिलिटी यहाँ पर 3 महीने की, 1 क्वार्टर की ही है। फाइनल क्वेश्चन आपसे भी मिस्टर केजरीवाल, आप क्या रेंज देखते हैं एक फाइनल प्राइस में फर्स्ट क्वार्टर 2023 के लिहाज से? 135 का जो रेंज अभी चल रहा है या जब बॉटम लाइन आ गया है और इसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। ओके ऊपर में थोड़ा मार्केट जैसे से डिमांड बढ़ेगा तो 150 तक भी फरवरी मार्च तक पहुंच सकता है ये, और मार्च के बाद में थोड़ा अपर ट्रेंड जा सकता है ये। ओके यानी कि 135-150 की रेंजेस यहाँ पर रह सकती हैं। पिछले साल हमने देखा था कि यहाँ पर प्रोडक्शन 8% बढ़ी थी, कंजम्पशन 13% बढ़ी थी। इस बार माना जा रहा है कि कुछ रिवर्सल रह सकता है, प्रोडक्शन 10% बनने की उम्मीद है। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है वो शायद 8% ही हमें बनती हुई नजर आएगी, लेकिन जैसे कहा गया कि एज ऑफ नाउ विजिबिलिटी यहाँ पर 1 क्वार्टर की है और उसके बाद देखना होगा किस तरह से चीन बाजार में वापस लौटता है, किस तरह की फाइनल प्रोडक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्या क्यूज हैं, वहां से हम रबर के भावों को मूव करता हुआ देखेंगे। मिस्टर केजरीवाल, केतन जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और रबर पर पूरे तरीके से वहां पर डिटेल में हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, देंगे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है और हमारे साथ अब कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा और chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स में गिरावट है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, उसके बावजूद भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स रशिया से आ रही हैं और जो रिएक्शन हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा है, आप कैसे रीड करेंगे और एक नियर टर्म व्यू अब क्या बनता है? देखिए, मेरा नियर टर्म व्यू क्रूड ऑयल में पॉजिटिव है। मैं क्रूड ऑयल को नीचे 5800 के लेवल से देख रहा हूँ। मेरे लिए न्यू टर्म में पॉजिटिव है क्रूड ऑयल का व्यू। जो भी स्टेटमेंट्स आ रहा है, मेरे को लगता है कि अभी ये थोड़ा सा अपर लेवल से इतना स्टीप फॉल के बाद में अब क्रूड ऑयल कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे थोड़ा सा समय। 6400 6300 के रेंज ये इसके लिए बॉटम सपोर्ट बनेगा और यहाँ से क्रूड ऑयल को मैं ऊपर 7000 और 7200 तक ज्यादा देख रहा हूँ। ओके एक सपोर्ट के करीब करीब यहाँ पर कच्चा तेल। और विकास, अगर आपकी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो आज के बाजार में नियर टर्म के लिए तो वो क्या होंगी, कहाँ होंगी? मेरे लिए टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पहले तो एल्यूमिनियम है, जिसपे कि मैं एक सेल की सलाह दूंगा। इसको 209 के करीब सेल करना है एल्यूमिनियम को एंड 211 के करीब का स्टॉप लॉस रखना है एंड टारगेट मैं रखूंगा, पहला टारगेट 205 का और दूसरा टारगेट रखूंगा मैं 203 के करीब का। ऑलराइट, मतलब यहाँ पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स इवन एज राशनिंग हमने आते हुए देखी है एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में, चाहे वो यूरोप हो या चाइना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है और इन्वेंट्रीज ग्लोबल मार्केट्स में बेहतरीन है, तो उसका एक असर यहाँ पर एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकता है। विकास, सोने चांदी पर कैसे देखेंगे आप व्यू, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, 104 के आसपास के यहाँ पर स्तर हैं, अपने हाइज से कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर ज़रूर लौटी है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो क्या करना चाहिए निवेशकों को? ये साल खत्म होने से पहले पोजीशंस क्लोज करें और अगर नहीं तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करें?
सोने चांदी में मैं अभी भी और तेजी देखता हूँ। सोना में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 55,500 700 का, जिसके पास जाके गोल्ड बार बार वहां से जाके रिवर्ट करता है। तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तेज है, और इसमें मेरे को अभी आने वाले दिनों में और तेजी लगता है। इसको बॉटम सपोर्ट के पास लेना रहेगा। मैं अभी भी गोल्ड में करीब मेरा टारगेट 57-58,000 का है। मैं काफी लोअर लेवल से गोल्ड में बाई रिकमेंड करते चला आ रहा हूँ। तो अभी भी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ गोल्ड में। 57-58,000 का टारगेट मैं थोड़े शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म व्यू पे देख रहा हूँ। एंड सिल्वर में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, जिसके बाद रिटेस्ट करने आए ये सपोर्ट जोन को। तो मैं सिल्वर में भी 72,000 के करीब का टारगेट देख रहा हूँ। 70,000 के ऊपर अभी अगर सिल्वर में थोड़ा मोमेंटम आएगा तो ये 72,000 तक ये मोमेंटम जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि गोल्ड और सिल्वर में अभी आने वाले दिनों में तेजी और बनेगी, तो इसमें पोजीशन बना के रखना ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट विकास, आपने ऊपर के लेवल्स तो हमें यहाँ पर बताए हैं, लेकिन अगर नीचे में रिस्क वो है तो वहाँ कितना है? स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाए जाएं? डिप्स अगर आते हैं तो वो कहाँ पर रहेंगे? सपोर्ट लेवल्स कहाँ हैं? हाँ, गोल्ड का सपोर्ट लेवल जो मैं प्ले कर रहा हूँ दैट इज अराउंड 54,200 के करीब का। ओके, तो गोल्ड में अगर डिप मिलता है तो 54,200, अगर डिप में 54,500 600 के करीब मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 54,200 का थोड़ा सपोर्ट जोन रहेगा इसमें गोल्ड में। और सिल्वर में मेरा सपोर्ट जोन रहेगा 68,700 के करीब का। सिल्वर में मैं एक छोटा सा सपोर्ट जोन प्ले कर रहा हूँ। तो डिप में ये सपोर्ट जोन को मैं बोलूंगा कि इसको अपने रडार पे रखिए और इसी को स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रीट करिए, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए, जो मैंने सपोर्ट जोन्स बताए। यूजुअली अपने दर्शकों को हम यही कहते हैं कि अगर आपने नेचुरल गैस में कोई ट्रेड लिया है तो बहुत लंबा वो पोजीशन ना पकड़ें, क्योंकि यहाँ पर उठापटक बहुत ज़्यादा होती है। पिछले कई दिनों में कई यही हाल भी रहा है और अपने हाई से खासी गिरावट भी नेचुरल गैस में देखने को मिली है। पोजिशनल तौर पे विकास, यहाँ पर क्या व्यू है? विकास, नेचुरल गैस में क्या करना चाहेंगे आप? क्या राय देंगे? नेचुरल गैस में जैसे देखिए, नेचुरल गैस में मेरे को थोड़ा सा भी ये कंसोलिडेट करता हुआ लगता है। ये एक्चुअली नेचुरल गैस के लिए थोड़ा बहुत वाइटल सपोर्ट जोन पे आया हुआ है नेचुरल गैस। एंड मेरे को लगता है कि इस जोन पे 400 के करीब पे जोन पे 396 से 400 के जोन पे ये कंसोलिडेट करेगा। अब ये कंसोलिडेट अगर ये 400 के जोन के अगर थोड़े दिन भी 395 से 400 के नीचे थोड़ा भी ट्रेड करता है थोड़ा सा समय के लिए, देन ये अपने नीचे के टारगेट्स के लिए नीचे फिर इसमें एक वापस एक थोड़ा सा सेलिंग आएगा जो कि इसको 380 370 तक ला सकता है। बट ये सपोर्ट जोन बहुत वाइटल है नेचुरल गैस के लिए। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर ये सपोर्ट जोन 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन अगर इस पे रुक जाता है नेचुरल गैस, तो थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक एक्सपेक्ट करता हूँ। और वो बाउंस बैक इसमें मेरे को लगता है कि ये बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन पे ये हो सकता है 430 445 तक आए। बट अभी ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू कंसोलिडेशन पे है नेचुरल गैस। तो थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखते हैं। अगर किसी को लॉन्ग भी करना है तो ये हम लोगों को 395 का जो जोन है, 396 का जोन, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर रखना है। इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। एंड यहाँ से अगर ये बाउंस देता है तो 435 445 तक ही जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी अगर करनी है तो 400 के नीचे, और आज भी 4.5% की गिरावट के साथ फिलहाल स्क्रीन पे कारोबार। विकास, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम नॉन एग्री स्पेस पे अपनी राय भी देने के लिए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे और एग्री पर बात करें इससे पहले, आपका भी टॉप ट्रेड यहाँ पर अगर कोई नॉन एग्रो में है जो आप यहाँ पर रिकमेंड करना चाहें? नॉन एग्री में मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा जिंक में मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ दिस हेडविंड्स वहां पे कुछ इतना ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। और पर्टिकुलर देखे तो डॉलर इंडेक्स की तेजी एज वेल एज देखे तो बॉन्ड यील्ड्स में जो उछाल है वो सारा डाइजेस्ट करके सप्लाई के इश्यू के हिसाब से जिंक में थोड़ा स्ट्रेंथ है और हायर लेवल से अच्छा करेक्शन आ भी चुका है। तो मुझे लग रहा है 272 के करीब एक बार बाय का ट्रेड ले। 270 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 276 तक आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। और क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि ये गिरावट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर 6500 के करीब मिलता है तो क्रूड में भी आप बाय करें। 6430 का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिर से 6700 तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर्टिकुलर चाइना रीओपन थीम है क्योंकि ग्लोबली मार्केट काफी वॉल्यूम काफी कम है एंड काफी मार्केट क्लोज के बाद ओपन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है। अदरवाइज ऑल ओवर फंडामेंटल एंड न्यूज देखे तो मुझे लग रहा है कि आगे और तेजी क्रूड में आनी चाहिए। ऑलराइट, जिंक में तो मैं रवि एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि जो एलएमई की जिंक की इन्वेंट्रीज हैं वो अब यहाँ पर 100 साल के निचले स्तर पर आती हुई नजर आ रही हैं। तो क्लियरली क्रिटिकल जोन में वहाँ पर जिंक और सपोर्ट उस वजह से यहाँ पर है। एग्री की बात लेकिन अब यहाँ पर कर लेते हैं, और गुआर में जिस बढ़त के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ये साल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे इस सेक्टर में?
नए साल भी शुरुआती दौर पे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। शुरुआती जो फंडामेंटल पे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। हालांकि ये जो जिस हिसाब से लोअर लेवल से अच्छा चल गया है तो इस हिसाब से शायद परसेंटेज रिटर्न आपको जो दीपावली पे मिल रहे थे इतना नहीं मिल रहा है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कोई भी डिप आता है तो आपको नए साल में इसको बाई करना है। गुवार सीड की बात करें तो गुवार सीड 5800 का काफी अहम सपोर्ट वो टेस्ट करके रिवर्स हुआ है। तो मुझे लग रहा है अगर कोई भी गिरावट हल्का सा यहाँ से 1% की गिरावट हो तो आपको बाई करें। शॉर्ट टर्म में 5800 स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि 6500 तक के लेवल आपको यहाँ से गुवार सीड में देखने को मिल सकते हैं। वही गुवार गम में भी 12000 का लेवल अभी भी इंटेक है। 12500 कर मिलता है, बाई करके चले। 12000 का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस और 13500 तक के लेवल आपको गुवार गम में फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखना है। 4800 से 6000 तक जर्नी गुवार सीड ने, 8900 से 13000 तक के जर्नी गुवार गम ने ऑलरेडी 3 महीने में अच्छी रैली आ गए। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ जरूर से व्यापार करें, बट फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव साइड बुलिश है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से 4 to 5% की तेजी आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि तेजी में बरकरार रहना है यहाँ पर गुवार में। जाने से पहले रवि, एक फाइनल सवाल आपसे, यहाँ पर स्पाइसेस में भी धनिया या जीरा में से आपकी टॉप पिक क्या है? टर्मरिक रहेगी। धनिया जीरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, बट धनिया मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो वहां पे थोड़ा सप्लाई बैलेंस एंड क्रॉप भी काफी अच्छा बताया जा रहा है। तो धनिया में बिकवाली का ट्रेड ले 8100 पे बेचे 8280 को स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड फिर से 7900 तक के लेवल आपको धनिया में देखने को मिल सकते हैं। बट टर्मरिक मुझे लग रहा है कि 8200 का सपोर्ट जब तक ब्रेक ना हो, ये कमोडिटीज में फंडामेंटल वेल बैलेंस है। सप्लाई डिमांड में वैसे कोई नया परिवर्तन नहीं है, बट जो अभी भी ये सप्लाई पे जा रहे हैं वो भी फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली के लिए टर्मरिक तैयार है। बट आप 8200 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। ऊपर मुझे लग रहा है 8500 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो टर्मरिक में बाय, धनिया में सेल के रिकमेंडेशन स्पाइसेस पैक से रहेगी। ऑल राइट, आई एम होपिंग कि हमारे दर्शकों ने वो नोट डाउन कर लिया होगी जो सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बना के दी गई हैं। रवि, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।